आप सभी का आपके अपने परिवार गुरुकुल परिवार में स्वागत है। आप सबको पता है एसएससी जीडी 2018 में पूछे गए जो जीएस के 25 प्रश्न हैं उन्हीं का विश्लेषण वीडियो के माध्यम से करवाया जा रहा है। इसके पहले भी 3 वीडियो अपलोड किए गए हैं चैनल पर। यदि आपने उनको नहीं देखा तो जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगता है आप कमेंट करना ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। चलिए, तो ये प्रश्न आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? कहा गया है भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा कौन सा है। विकल्प आपको दिए गए हैं पंजाब, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा। तो आप सबको पता है सबसे इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपका गोवा। यानी गोवा अगर पूछा जाए क्षेत्रफल के आधार पर तो सबसे छोटा राज्य भारत का है। लेकिन अगर पूछा जाए जनसंख्या के आधार पर तो जनसंख्या के आधार पर आपका हो जाएगा सिक्किम। यानी सिक्किम जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य है। अगर पूछा जाए क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तब आपका आंसर आएगा राजस्थान। राजस्थान पहले स्थान पर है। दूसरे नंबर पर आपका मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र, चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश। ये क्षेत्रफल के आधार पर। जबकि पूछा जाए सबसे छोटा राज्य तो आपको उत्तर हो जाएगा गोवा। अगर पूछा जाए जनसंख्या के आधार पर तो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद बिहार है और सबसे कम जनसंख्या पूछी जाए तो सिक्किम, यानी कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य पूछा जाएगा तो आपका उत्तर सिक्किम होगा। उसके बाद मिजोरम, याद रखिएगा। और पूछा जाए एकमात्र ऋणात्मक दर वाला राज्य, यानी कहने का आशय यह है कि 2011 में जब जनसंख्या हुई थी तो ऐसा कौन सा राज्य था जिसकी जनसंख्या बढ़ने के बजाय घटी थी? तो एकमात्र ऐसा राज्य है नागालैंड। याद रखिएगा एकमात्र राज्य कौन सा है? नागालैंड। अगर पूछा जाए यानी भारत में सबसे अधिक किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है तब उत्तर आपका होगा बिहार। पूछा जाए कितना है तब उत्तर होगा आपका 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, यानी कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछा जाएगा तब आपका उत्तर होगा बिहार। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछा जाएगा तब आपका उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। इसमें 1 वर्ग किलोमीटर में मात्र 17 लोग निवास करते हैं। और पूछा जाए लिंगानुपात, यानी पूरे भारत का 2011 की जनसंख्या की जनगणना के अनुसार यानी लिंगानुपात कितना रहा है तो उत्तर आपका आएगा 940। याद रखिएगा पूछा जाए साक्षरता दर कितनी है, यानी भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी है तो 74.04% रहेगी। पूछा जाए पूरे भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है तो आपका उत्तर आएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इतने प्रश्न आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। चलिए एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, सुनिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन आपसे कहा गया था भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है तो आपका उत्तर होगा गोवा। लेकिन ये तो क्षेत्रफल के आधार पर है। मान लीजिए अगर आपसे पूछ लिया जाए जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य कौन सा है तब आपका उत्तर हो जाएगा सिक्किम। क्या हो जाएगा? सिक्किम। अगर पूछा जाए सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार से तब उत्तर आपका हो जाएगा राजस्थान पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर आपका मध्य प्रदेश और तीसरे पर महाराष्ट्र और चौथे पर आपका आएगा उत्तर प्रदेश। जबकि पूछा जाए जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य तब उत्तर होगा आपका उत्तर प्रदेश पहले पर, दूसरे पर आपका आ जाएगा महाराष्ट्र, तीसरे पर आ जाएगा आपका बिहार। जबकि पूछा जाए सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है तब आपका उत्तर आएगा बिहार। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। यानी पूरे भारत की साक्षरता दर कितनी है तो 74.04%। जनसंख्या घनत्व कितना है पूरे भारत का? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात कितना है भारत का तब उत्तर होगा आपका 940, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं। तो इतने आप क्वेश्चन इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? यानी पहली बार जो थी जिन्होंने रजत पदक यानी कि जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था कौन थी? ऑप्शन दिया गया आपको पीवी सिंधु, तन्वी लाड, अरुंधति पंतावने, साइना नेहवाल। ये आपको 4 विकल्प दिए गए हैं तो आप इसका उत्तर दीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। कौन हो जाएगा? पीवी सिंधु। ध्यान रखिएगा दोनों में अंतर है। यानी कहने मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार किसने पदक जीता था यानी ओलंपिक में प्रथम भारतीय महिला जिसने पदक जीता था तब आपका उत्तर आ जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। ध्यान रखिएगा यानी पहली बार इन्होंने 1975 में ही जीता था कांस्य पदक भारोत्तोलन में। लेकिन अगर पूछा जाए सिल्वर मेडल यानी पूछा जाए कांस्य पदक जीता था कर्णम मल्लेश्वरी ने। अगर पूछा जाएगा आपसे कौन सा रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल तब आपका उत्तर आएगा पीवी सिंधु। इसके बाद देखिएगा इन्होंने हाल ही में यानी जो आपका रियो ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने पीवी सिंधु ने रजत पदक जीता था और अभी हाल ही में इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भी कांस्य पदक जीता है।
और इस कांस्य पदक जीतने के साथ साथ ये भारत की एकमात्र ऐसी महिला बन गई जिन्होंने ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं। कहने का आशय है कि 2 पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है पीवी सिंधु। रियो ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर जीता था और टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। इस संबंधित किससे हैं? ध्यान रखिएगा, बैडमिंटन से। पूछा जा सकता है कि पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित हैं, तब आपका उत्तर आएगा बैडमिंटन से। और देखिएगा टोक्यो, थोड़ा टोक्यो ओलंपिक की चर्चा कर लेते हैं। अगर टोक्यो ओलंपिक पूछा जाए यानी वह कौन सा देश है जो पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है, यानी पहले स्थान पर कौन था? अमेरिका था, दूसरे स्थान पर चीन था, तीसरे स्थान पर जापान था, जबकि भारत का स्थान उसमें 48वां था। पूछा जाए IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पड़ेगा? तो ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड में। पूछा जाए इसके अध्यक्ष कौन है, यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो थॉमस वाक। इतने क्वेश्चन आप यहाँ से याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा स्थल यानी कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी? अब विकल्प आपको दिया गया है कानपुर, सूरत, कोलकाता, नागपुर। इतने विकल्प आपको दिए गए हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका नागपुर। यानी 1920 में नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। अब इससे जुड़े कुछ तथ्य देखते हैं, जैसे कि अगर पूछ लिया जाए आपसे कि कांग्रेस का गठन कब हुआ था या कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885। आपका उत्तर क्या होगा? 1885। पूछा जाए किसने किया था, तो A.O. ह्यूम। कहाँ पर हुआ था? बम्बई में। और पहला अधिवेशन इसका बम्बई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। 1887 मद्रास अधिवेशन, याद रखिएगा 1887 में मद्रास अधिवेशन, यानी पहले मुस्लिम अध्यक्ष रहे हैं। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। क्वेश्चन कई प्रकार से पूछा जाएगा, यह कौन सा अधिवेशन था या किस सन का अधिवेशन था या कौन ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने? तो उत्तर आपका आएगा बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस यानी जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था या कह सकते हैं INC था, उसके यानी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने हैं 1887 में मद्रास अधिवेशन में। उसके बाद देखते हैं 1896 में क्या कहा गया? 1896 में कलकत्ता अधिवेशन, रहमतुल्लाह सयानी। इसकी खास बात यह रही 1896 में पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया, यानी राष्ट्रीय गीत आपके यहाँ का भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार 1896 में गाया गया था। 1907 सूरत अधिवेशन, रास बिहारी घोष थे इसके अध्यक्ष, और कांग्रेस का विभाजन 1907 में ही हुआ था। यानी इसी अधिवेशन में कांग्रेस के 2 पार्ट हो गए थे, गरम दल और नरम दल। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, तो याद रखिएगा 1907 सूरत अधिवेशन। पूछा जाए आपके यहाँ जनगण मन यानी कि राष्ट्रगान पहली बार भारत में कब गाया गया था, तो याद रखिएगा कलकत्ता अधिवेशन 1911 यानी सन 1911 ईस्वी में, जिसके अध्यक्ष रहे थे बिशन नारायण धर। ठीक है ना? तो 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था, यानी कि राष्ट्रगान आपका गाया गया था। 1916 लखनऊ अधिवेशन, जो आपका कांग्रेस 2 भागों में बटा हुआ था, गरम दल और नरम दल, वो चल करके 1916 में लखनऊ अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष जी मजूमदार थे, वहाँ पर दोनों का मिलन हो जाता है, गरम दल और नरम दल मिल जाते हैं। और भी थोड़ा तथ्य देखेंगे। 1917 कलकत्ता अधिवेशन, 1917 में भी अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में। और इसकी खास बात यह रही कि एनी बेसेंट इसकी क्या बनी? अध्यक्ष बनी, यानी प्रथम महिला अध्यक्ष। अगर पूछा जाएगा तो एनी बेसेंट किस अधिवेशन बनी थी? 1917 कलकत्ता अधिवेशन में। पूछा जाए 1924 बेलगांव अधिवेशन, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कलकत्ता यानी 1924 बेलगांव अधिवेशन। इसकी खास बात ये थी कि यहाँ पर गांधी जी अध्यक्ष बने थे, एकमात्र अधिवेशन ये था जिसके अध्यक्ष गांधी जी बने थे, इसलिए ध्यान रखिएगा। कौन सा? बेलगांव, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, बेलगांव अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। और क्वेश्चन पूछाएगा 1924 में गांधी जी बन गए, जस्ट इसी के 1 वर्ष बाद यानी 1925 में कानपुर अधिवेशन, सरोजनी नायडू इसकी अध्यक्ष बनी थी। और इसमें महत्वपूर्ण तथ्य ये रहा कि भारत की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तब उत्तर होगा आपका एनी बेसेंट। लेकिन पूछा जाए कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तब उत्तर आपका आएगा सरोजनी नायडू। और याद रखिएगा यहाँ से अगर पूछा जाए पूर्ण स्वराज की मांग कब हुई थी, तो याद रखना 1929 में लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। पूछा जाए वह कौन सा अधिवेशन था जो गांव में कराया गया था, यानी एकमात्र अधिवेशन जो कि गांव में हुआ था, तो आपका उत्तर आएगा फैजपुर। 1937 में जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। पूछा जाए सुभाष चंद्र बोस किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, तो आपका उत्तर होगा
हरिपुरा अधिवेशन हुआ था 1938 में। 1939 में भी सुभाष चंद्र बोस ही अध्यक्ष बनते हैं, जीत जाते हैं, लेकिन इनके और गांधी जी के बीच में मतभेद होने के कारण ये त्यागपत्र दे देते हैं। और इसके बाद राजेंद्र प्रसाद यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष पद पर बैठते हैं। आगे कहा गया है और इसी के तुरंत बाद 1939 में सुभाष चंद्र बोस पार्टी छोड़ देते हैं कांग्रेस को। उसके पश्चात वो अपनी नई पार्टी बनाते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक। याद रखिएगा, अगर पूछा जाए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी या उसका गठन किसने किया था, तो आपका उत्तर आएगा सुभाष चंद्र बोस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतने क्वेश्चन आपके यहाँ से महत्वपूर्ण है, एक बार इसको और ऐसे रिपीट करेंगे थोड़ा तेज़ी से। कहा गया है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था या उसकी बैठक हुई थी। तो आपका उत्तर तो यहाँ हो गया आपका नागपुर। लेकिन इससे जुड़े और भी तथ्य जैसा कि आपको बताया गया हो जाएगा आपका कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसने किया था, ए ह्यूम ने। बम्बई में पहला अधिवेशन हुआ था WC बनर्जी यानी कि व्योमेश बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। 1887 में मद्रास अधिवेशन में पहली बार बदरुद्दीन तैयब जी इसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बनते हैं। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन रहमतुल्लाह सायनी इसके अध्यक्ष थे, पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था। 1907 में सूरत अधिवेशन रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे, कांग्रेस का विभाजन हो गया। 1911 कलकत्ता अधिवेशन बिशन नारायण धर इसके अध्यक्ष थे और जनगण मन यानी राष्ट्रगान पहली बार गाया गया 1911 में। 1916 लखनऊ अधिवेशन हुआ, जी मजूमदार इसके अध्यक्ष थे और कांग्रेस का इसमें मिलन हो गया। मतलब जो आपका नरम दल और गरम दल कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1916 में जाकर के एक दूसरे से मिल जाते हैं। 1917 कलकत्ता अधिवेशन एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष बनी यानी प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस की, तो एनी बेसेंट 1917। 1924 पूछा जाए तो बेलगांव अधिवेशन जिसमें एकमात्र ऐसा अधिवेशन रहा जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। याद देखिएगा बेलगांव अधिवेशन 1924 गांधी जी। 1925 इसी के जस्ट बाद कानपुर अधिवेशन सरोजिनी नायडू यानी प्रथम यानी भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर अधिवेशन, इतना याद रखिएगा। 1929 लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे और पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार 1929 में और इसी अधिवेशन में हुई थी। 1937 फैजपुर जवाहरलाल नेहरू पहली बार यानी जवाहरलाल नेहरू से क्या थे अध्यक्ष थे और पहली बार गांव में ये अधिवेशन हुआ था, यानी पहला अधिवेशन जो कि गांव में हुआ था। 1938 हरिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस इसके क्या रहे अध्यक्ष रहे। 1939 त्रिपुरी अधिवेशन और इसके यानी अध्यक्ष जो हैं फिर से सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं, किंतु इनके और गांधी जी के बीच थोड़ा सा मतभेद होने के कारण ये अपना त्यागपत्र दे देते हैं और इनके त्यागपत्र देने के बाद राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बन जाते हैं और सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस को छोड़ देते हैं और छोड़ने के पश्चात तो अपनी नई पार्टी बनाते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से। क्या देखिएगा, अगर पूछा जाए फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था, तो किया था सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए इतने प्रश्न आपके यहाँ से बनेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है श्रीलंका में गृह युद्ध कब हुआ था। श्रीलंका में गृह युद्ध कब हुआ था, तो आपकी जानकारी के लिए बताएंगे। वहाँ पर दो प्रकार के कास्ट के लोग रहते हैं, जैसे कि आप बताएं वहाँ पर बहुसंख्यक के रूप में सिंघला, ठीक है ना, एक प्रकार की कास्ट है और दूसरी आपकी पड़ेगी अल्पसंख्यक तमिल। जैसे तमिल आपके यहाँ हैं उसी प्रकार से तमिल और सिंघला दो प्रकार की लोगों के बीच में मतभेद है। और वहाँ पर ये युद्ध प्रारंभ हुआ था 1983 से, ध्यान रखिएगा 1983 से लेकर के ये युद्ध चला था 2009 तक। तो अगर पूछा जाए कि गृह युद्ध यानी श्रीलंका में कब समाप्त हुआ था, 2009 में समाप्त हो गया था, ठीक है ना। 2009 में जो भी वहाँ की सरकार थी उन्होंने लिट्टे एक व्यक्ति था, एक संगठन था, उसका दमन कर दिया था 2009 में। तो इस चीज़ का याद रखिएगा 2009। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है जिन जेकस एक प्रसिद्ध था। तो जिन जेकस एक प्रसिद्ध क्या था, विकल्प आपको दिया गया, चित्रकार था, चिंतक था, सम्राट था या चिकित्सक था। तो जिन जेकस आपका एक प्रकार का क्या था, ये आपका चिंतक था, यानी प्रकार का ये थिंकर था, यानी सोच विचार करने वाला व्यक्ति था, है ना, आपका जिन जेकस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है लावड़ी। लावड़ी कौन से राज्य का लोक नृत्य है, यह देखिएगा। अब विकल्प आपको दिया गया है बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। यानी लावड़ी कौन से राज्य का लोक नृत्य था, विकल्प बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। चलिए बताइए इसमें कौन सा आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं लावड़ी आपका कहाँ पड़ेगा, महाराष्ट्र। कहाँ का पड़ जाएगा, महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, यानी जो वहाँ पर प्रचलित है। चलिए और भी कुछ लोक नृत्य को देखते हैं। जैसे अगर पूछा जाए राजस्थान का लोक नृत्य, तो आपका घूमर, याद रखिएगा घूमर कहाँ का है, राजस्थान का है। पूछा जाए आपका गुजरात का, तो गुजरात का याद रखिएगा क्या पड़ जाएगा, गुजरात के जैसे आप सबको पता गरबा, डांडिया, ठीक है ना, ये दो मुख्य तौर पर हैं जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हैं। गुजरात के ये सब लोक नृत्य हैं, कौन कौन से, गरबा और डांडिया।
अगर पूछ लिया जाए आपसे उत्तर प्रदेश की, आपका अपना उत्तर प्रदेश, नौटंकी, रासलीला, कजरी, ये 3 प्रमुख हैं, नौटंकी, रासलीला, कजरी। झारखंड का पूछा जाएगा झूमर, फगुआ, ये 2 कहाँ के हैं, झारखंड के प्रमुख लोक नृत्य हैं। पूछा जाए पंजाब का तो भांगड़ा और गिद्दा, या देखिएगा भांगड़ा और गिद्दा दोनों कहाँ के हैं, पंजाब के प्रमुख लोक नृत्य हैं। पश्चिम बंगाल का पूछा जाए तो लाठी, याद रखिएगा लाठी कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का। कर्नाटक का पूछा जाए यक्षगान, हिमाचल प्रदेश का पूछा जाए झोरा, ठीक है ना, बिल्कुल याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश का झोरा पड़ जाएगा। हरियाणा का पूछा जाएगा झूमर और फाग, 2 चीज़ें, यानी एक झूमर दूसरी फाग, ये कहाँ का है, हरियाणा का है। गुजरात का बताया आपको गरबा डांडिया। बिहार का पूछा जाएगा जाट जाटिन, ठीक है ना। असम का पूछा जाएगा बिहू, असम का थोड़ा ध्यान रखिएगा, असम का बिहू और बिहार का जाट जाटिन, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा गया था लावड़ी, क्या पूछा गया था, लावड़ी। लावड़ी कौन से राज्य का लोक नृत्य है? विकल्प आपको बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। तो आपको सबको बताया गया कि बिहार का यानी महाराष्ट्र का आपका लावड़ी लोक नृत्य है। और भी आपको बताया गया, जैसे राजस्थान का पूछा जाएगा घूमर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का पूछा जाएगा नौटंकी, रासलीला, कजरी हो जाएगी। झारखंड का पूछा जाए तो आपका झूमर, फगुआ, और पंजाब का पूछा जाए भांगड़ा, गिद्दा। पश्चिम बंगाल का पूछा जाएगा तो लाठी। कर्नाटक का पूछा जाए यक्षगान। हिमाचल प्रदेश का पूछा जाएगा झोरा। हरियाणा का पूछा जाएगा झूमर, फाग। और गुजरात का पूछा जाए तो गरबा डांडिया। बिहार का पूछा जाए जाट जाटिन। असम का पूछा जाए बिहू। इतने लोक नृत्य याद रखिएगा, ये अति महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, शांति का प्रतीक पक्षी है कबूतर, कौवा, मोर, उल्लू। यानी पूछा गया है कि कौन सा पक्षी शांति का प्रतीक माना जाता है, और विकल्प आपको दिए गए हैं कबूतर, कौवा, मोर, उल्लू। चलिए बताइएगा कौन सा होगा। तो आप सबको होता है कबूतर, कबूतर जो है शांति का प्रतीक माना जाता है। तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा, कबूतर। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, कबूतर आ जाएगा। आगे आ गया है, निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? विकल्प आपको दिया गया है लार ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। ये आपको यानी 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा यानी अंतःस्रावी ग्रंथ यानी अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। इसका आशा क्या समझिएगा थोड़ा सा। अंतःस्रावी तंत्र, एक आपको दिया गया शब्द अंतःस्रावी तंत्र। इसका मतलब क्या होता है कि वह तंत्र जिसका यानी जो भी चीज़ें यानी जो भी लिक्विड पदार्थ है, द्रव पदार्थ जो स्रावित करते हैं वो कहाँ करते हैं, अंदर करते हैं, बाहर नहीं। जैसे मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे होते हैं, जैसे 2 चीज़ें प्राप्त होंगी आपको, एक होता है अंतःस्रावी, दूसरी होती है आपकी बाह्यस्रावी। ऐसे ग्रंथियाँ जो अंतःस्रावी होती हैं वो सीधा सीधा अपना जो हार्मोन्स होती हैं वो कहाँ इंजेक्ट करती हैं, वो सीधा करती हैं आपके ब्लड के अंदर, वो कहलाती हैं अंतःस्रावी। और भी थोड़ा सुनिएगा, यानी जो भी ग्रंथियाँ अंतःस्रावी होती हैं उनके द्वारा जो स्रावित किया गया द्रव पदार्थ होता है उसे हम क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। और जबकि जो बाह्य स्रावित होती है उनके द्वारा जो आपको द्रव पदार्थ यानी निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं, तो आपका हो जाता है एक हार्मोन्स हो गया। और जबकि दूसरा क्या हो जाता है, एंजाइम हो जाता है। यानी जो बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ होती हैं उनके द्वारा निकाला गया द्रव पदार्थ क्या कहलाता है, एंजाइम कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, एक अंतःस्रावी होता है जिसके द्वारा क्या निकाला जाता है, हार्मोन्स। और जो बाह्यस्रावी होती है उन्हें क्या कहते हैं, जो निकालती हैं उन्हें कहा जाता है एंजाइम। और एक मात्र ऐसी ग्रंथि है जो कि दोनों निकालती है, एंजाइम और हार्मोन्स दोनों, तो उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। याद रखिएगा, यानी उसे हम क्या कहेंगे, मिश्रित ग्रंथि कहेंगे। तो अगर नाम पूछा जाए कि मिश्रित ग्रंथि का नाम बताइए जो कि अंतःस्रावी भी है और बाह्यस्रावी भी है, तो वह है आपकी अग्नाशय, ठीक है ना। इसी बात रखिएगा, यानी अग्नाशय द्वारा एंजाइम भी निकलता है और हार्मोन्स भी निकलता है। तो हार्मोन्स कब निकलेगा, हार्मोन्स वो होता है जो कि अंतःस्रावी होता है, और जबकि एंजाइम क्या होता है, बाह्यस्रावी होता है। तो कहने का आशय क्या है यहाँ पर, ये आपका एकमात्र ऐसी ग्रंथि है, एकमात्र ऐसी ग्रंथि है अग्नाशय जो कि मिश्रित ग्रंथि है, मतलब अंतःस्रावी भी है और बाह्यस्रावी भी है। चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसमें देखा जाए तो पूछा गया निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र है। देखिए अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है पूछा गया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा लार ग्रंथि। आपको होता है लार ग्रंथि आपके जबड़े के पास पाई जाती है। लार ग्रंथियों से टाइल नामक लार निकलता है, वो आपके मुंह में आता है, ठीक है ना। आपने देखा भी होगा जो राल के यानी लार के रूप में आपके मुंह में आता है। तो इस प्रकार से वो क्या होता है आपका, ये बाह्यस्रावी होता है, मतलब ये इसका श्रवण होगा, उसके बाद आपके मुंह में आएगा, उसके बाद आपके पेट में जाएगा, इस प्रकार से इसका प्रोसेस चलता है। जबकि जो आपके हार्मोन्स होते हैं यानी जो आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, सीधा सीधा जो भी द्रव पदार्थ निकलता है सीधा सीधा आपके ब्लड में चला जाता है, यानी घूमेगा नहीं कहीं पर, सीधे कहाँ जाएगा, आपके ब्लड में चला जाएगा। जबकि आपका जो ये होता है यानी कि जो आपका एंजाइम होता है, ये क्या करेगा, पहले कहीं निकलेगा, इसके लिए नली चाहिए, ठीक है ना, वो बाहर आएगा, बाहर आने के बाद उसका प्रोसेस होगा, तब आपके ब्लड में जाएगा। तो कंडीशन ये होती है इसकी। चलिए और भी कुछ देखते हैं, इससे जुड़े हुए तथ्य देखेंगे। जैसा कि आपको दिया गया है
अंतःस्रावी ग्रंथि की चर्चा कर लें तो देखो कौन कौन से होते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। जैसे पीयूष ग्रंथि हो गई, यह क्या आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि है, और पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं। याद रखिएगा, पीयूष ग्रंथि का दूसरा नाम क्या है, मास्टर ग्रंथि है। वृद्धि हार्मोन्स यहीं से निकलता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, वृद्धि हार्मोन्स कहाँ से निकलता है, पीयूष ग्रंथि से ही निकलता है। और ये वृद्धि हार्मोन्स हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। मान लीजिए बचपन में किसी के शरीर में, बचपन में किसी के शरीर में ये हार्मोन्स का श्रावण या इसका जो है ये कम मात्रा में स्रावित हो रहा है, तो उसके शरीर में बौनापन आ जाता है, मतलब उसकी लंबाई ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, हड्डियों में जो उसकी हड्डियों की वृद्धि होती है वो रुक जाती है। तो याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि व्यक्ति का जो वृद्धि होना रुक जाता है वो किस कारण होता है, तो याद रखिएगा आपका हो जाता है पीयूष ग्रंथि, यानी मास्टर ग्रंथि जो होती है इसी से वृद्धि हार्मोन्स निकलता है। वो हार्मोन्स की मात्रा कम मात्रा में निकलती है, इसीलिए व्यक्ति का बढ़ना यानी जो बढ़ रहा होता है वो रुक जाता है। चलिए और देखते हैं, जैसे थायराइड ग्रंथि पूछ ली जाए तो थायराइड ग्रंथि का दूसरा नाम अवटु ग्रंथि है। याद रखिएगा, अवटु ग्रंथि। पूछा जाए कौन सा हार्मोन्स निकलता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स। और पूछा जाए पैराथायराइड, तो पैराथायराइड ग्रंथि का दूसरा नाम क्या है, पराअवटु है, ठीक है ना, पराअवटु कहते हैं इसको, पराअवटु ग्रंथि। और इससे पूछा जाए कौन सा हार्मोन्स निकलता है, तो पैराथायराइड हार्मोन्स निकलता है। अब देखिए पैराथायराइड हार्मोन्स होता क्या है, रक्त में जब भी कैल्शियम की कमी हो जाएगी तब पैराथायराइड हार्मोन्स निकलना शुरू हो जाता है। और जब आपके शरीर में अधिक हो जाएगा कैल्शियम तब आपका कौन सा निकलेगा, तब कैल्सीटोनिन नामक हार्मोन निकलता है। याद रखिएगा, यानी कहने का आशा क्या है, जब आपके शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाएगी तब आपका पैराथायराइड हार्मोन्स निकलना शुरू हो जाएगा। और जब आपके शरीर में अधिक हो जाएगा कैल्शियम तब क्या होगा, कैल्सीटोनिन नामक हार्मोन्स निकलना प्रारंभ हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, एक बार फिर देखिएगा, यानी आपसे पूछा गया था निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो आपका उत्तर हो जाएगा लार ग्रंथियाँ। बाकी सब क्या है, ये सभी अंतःस्रावी हैं, यानी एड्रिनल हो गया, थाइमस हो गया, पीनियल हो गया, ये सब क्या है, अंतःस्रावी हैं। जबकि लार ग्रंथि क्या है, बाह्यस्रावी होती है। और एक मात्रा ऐसी कौन सी ग्रंथि जो मिश्रित ग्रंथि है, यानी अंतःस्रावी भी है और बाह्यस्रावी भी है, तो आपका उत्तर हो जाएगा अग्नाशय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है डीएनए का पूर्ण रूप है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सी राइबो न्यूट्रल एसिड, या आपसे कहा गया डेल्टा न्यूक्लिक एसिड। बताइएगा इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो डीएनए है ना, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा इसका उत्तर, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। याद रखिएगा, अगर पूछा जाए आपसे इसका फुल फॉर्म हो गया, अगर पूछा जाए कि डीएनए की खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा वाटसन और क्रिक, दो व्यक्ति थे, क्या नाम था, वाटसन और क्रिक ने मिलकर डीएनए की खोज की थी। पूछा जाए आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। याद रखिएगा, अगर डीएनए का पूछा जाएगा तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, लेकिन अगर आरएनए का पूछा जाएगा तो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। पूछा जाए यानी आरएनए की खोज किसने की थी, तो आपको उत्तर हो जाएगा फ्रेडरिक मिसर। कौन हो जाएगा, फ्रेडरिक मिसर, ठीक है ना। ये हो गए आरएनए के खोजकर्ता। और पूछा जाए डीएनए के, तो डीएनए के आपके हो जाएंगे वाटसन और क्रिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है पेट्रा ड्यूरा निम्नलिखित किस स्मारक में पाई जाती है, पेट्रा ड्यूरा। अब सुनना इसे, पेट्रा ड्यूरा का मतलब क्या होता है, एक प्रकार की एक कला है, शैली है। पेट्रा ड्यूरा का मतलब होता है, इसको हम दूसरी भाषा में पच्चीकारी भी कहते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, इसमें जो अत्यधिक पॉलिशदार यानी पॉलिश किए गए रंगीन पत्थर होते हैं उसका उपयोग करके छवि बनाने के लिए जो है काटना और जड़ना, ठीक है ना, ये एक प्रकार की तकनीक होती है। और इसी तकनीक के लिए हम शब्द प्रयोग करते हैं जिसका क्या नाम है, पेट्रा ड्यूरा। क्या देखिएगा, कहने का मतलब क्या है, अधिक कलरदार यानी अधिक रंग वाले पॉलिशदार जो पत्थर होते हैं उनका उपयोग हम करते हैं किस लिए, छवि बनाने के लिए, ठीक है ना। और छवि बनाने के लिए उस पर काटते हैं और उस पर कुछ चीज़ें लगाते हैं जो जड़ना वगैरह कहते हैं, तो इसी तकनीक को हम क्या कहते हैं, पेट्रा ड्यूरा कहते हैं। और ये शैली पूछी है सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी, तो ये पहले से शैली आपकी विकसित हुई थी रोम, यानी सबसे पहले विकसित हुई रोम में, और सबसे अधिक इसका विकास हुआ था इटली में। याद रखिएगा, सबसे पहले खोजी कहाँ गई थी, रोम में, और इसका विकास कहाँ हुआ था, इटली में। लेकिन इसका अगर आंसर पूछा जाए, इसका आंसर क्या है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा पेट्रा ड्यूरा निम्नलिखित किस स्मारक में पाई जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा ताजमहल में। याद रखिएगा, यानी पेट्रा ड्यूरा जो पूछा जाएगा कि किस स्मारक में पाया जाता है, तो आपका है ताजमहल, यानी इसी पद्धति से ताजमहल बनाया गया है, ठीक है ना। यानी उसके पत्थरों को जो ज़्यादा रंग होते हैं उसमें ऐसे कह सकते हैं, जो ज़्यादा पॉलिशदार होते हैं उनके पत्थरों को काटा गया है, उसमें चीज़ें सेट की गई हैं, और इसी तकनीक को क्या कहा जाता है, पेट्रा ड्यूरा कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, नमक का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम क्लोराइड। तो आप सबको पता है कि नमक का जो कि खाने का नमक होता है इसको हम क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से आपके आज की 11 प्रश्न रहे।
तो जैसा भी वीडियो लगा हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।